नमस्कार। गुड इवनिंग। मेरा नाम लोकेश ओहरी है और मैं देहरादून से आपके साथ जुड़ रहा हूँ। मैं देहरादून में रहता हूँ और एक घुमक्कड़ किस्म का इंसान हूँ। घूमने फिरने का मुझे शौक़ है। थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, थोड़ा बहुत रिसर्च भी करता हूँ। तो इसी घुमक्कड़ी से ये भी शौक़ पैदा हुआ कि जो यहाँ का खान पान है, यहाँ का जो रहन सहन है पहाड़ों का, उससे मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानूं और आप लोगों को भी उसके बारे में बताऊं। तो हम लोग देहरादून में एक ग्रुप चलाते हैं जिसका नाम है बीन देयर डून दैट। और बीन देयर डून दैट का काम यही रहता है कि हम लोग वॉक्स पे जाते हैं जिसको हम हेरिटेज या नेचर वॉक्स बोलते हैं, और लोगों को भी अपने साथ ले जाते हैं। और बहुत बार हम लोग विलेज कम्युनिटीज़ के पास जाते हैं, गांव में जाते हैं, और वहाँ पे लोगों के पास जाकर उनसे कहते हैं कि भाई आपका जो खान पान है वो हमें खिलाइए। जिस तरह से आप खाते हैं, जिस तरह से आप पकाते हैं, उसके बारे में भी हमको कुछ बताइए और हम इसको जानना चाहते हैं। उत्तराखंड में दो पहाड़ी क्षेत्र हैं, काफ़ी बड़े पहाड़ी क्षेत्र हैं जिनको हम गढ़वाल और कुमाऊं के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ आपने ये भी जानते ही होंगे कि उत्तराखंड में कुछ प्लेन्स का भी पार्ट आता है, जैसे कि हरिद्वार और तराई के क्षेत्र हैं जैसे ऊधम सिंह नगर और इसके आसपास वाला क्षेत्र। तो गढ़वाल में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारे गढ़वाल में आते हैं, और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं कुमाऊं के, जैसे अल्मोड़ा, रानीखेत। और जैसे गढ़वाल में तो आप सभी जानते हैं कि बहुत फेमस चार धाम यहाँ पर है, और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से होते हुए चार धाम यात्रा जाती है, जैसे कि चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। तो कुल मिला के गढ़वाल और कुमाऊं के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, और फिर उत्तराखंड के दो शहरों के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो पूरे उत्तराखंड के बारे में तो कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम देहरादून और अल्मोड़ा के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि यहाँ पे क्या खाना होता है। लेकिन उससे पहले एक मैं ओवरव्यू दे दूँ कि पहाड़ में कौन कौन सी चीज़ें अगर आप आएँ तो आप क्या खा सकते हैं और क्या आपको मिल सकता है, और यहाँ का खाना किन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। तो राकेश राणा जी भी हमारे साथ हैं, सना हमारे साथ हैं। वेलकम टू यू। नीतू पायल रावत, आप भी हमारे साथ हैं। तो पहाड़ में जब हम जाते हैं तो एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ के खाने को लेकर, यहाँ के खान पान से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है उसको बोला जाता है बारह नाजा। जैसे कि हम प्लेन्स में रहते हैं तो हम जो अनाज खाते हैं वो अनाज हमारा जनरली एक ही तरह का अनाज होता है। रोज़ हम आटे की रोटी बना लेते हैं, या कभी कभी रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पे हम मैदे की कुछ नान खा लेते हैं या कुलचा खा लेते हैं। लेकिन पहाड़ में एक तरह के अनाज को नहीं इस्तेमाल किया जाता। और यहाँ पे जो खाने का कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं बारह नाजा, यानी कि 12 तरह का अनाज। इसमें कई अनाज हैं, कुछ के नाम आपने सुने होंगे जैसे चौलाई, मंडवा, तिल। और कई अनाज ऐसे हैं जैसे कुट्टू, गहत, तौर, झंगोरा और उड़द और भट, जो कि एक काले रंग का सोयाबीन होता है, और लोबिया। तो ये सभी तरह के अनाज उगाए जाते हैं, और इनको अलग अलग तरह से मिक्स करके, इनको अलग अलग तरह से इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर परोसा जाता है खाना। और ये 12 तरह के अनाज क्यों हम लोग उगाते हैं? हम एक ही तरह का सिर्फ गेहूं की क्यों नहीं उगाते, या सिर्फ चावल ही क्यों नहीं उगाते? वो इसलिए कि पहाड़ में ज़मीनें कम हैं,
जो लैंड होल्डिंग है वो छोटी-छोटी है, खेत छोटे-छोटे हैं, जगह नहीं होती इतनी। अ, तो इस वजह से जो हमें और बहुत लोगों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ऊँचे-ऊँचे पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, जैसे बकरी के लिए या गाय के लिए चारा लाना है तो बहुत स्टीप स्लोप्स में चढ़ना पड़ता है, वॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्लाइंबिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो एक हेल्थ की दृष्टि से भी ये 12 तरह का अनाज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऑल्टीट्यूड्स का भी इसमें फ़र्क पड़ता है कि कुछ अनाज बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे उगते हैं और कुछ अनाज जो होते हैं वो थोड़े नीचे वाले इलाकों में होते हैं और कुछ मिडिल वाले एरियाज़ में होते हैं। तो उसका भी एक असर होता है और इसी वजह से ये 12 तरह के अनाज उगाए जाते हैं। आप याद रखिएगा कि 12 नाजा, यानी कि 12 तरह के अनाज। और अगर आप जंगल भी देखें, जो नेचुरली ग्रोइंग फॉरेस्ट होता है पहाड़ में, वो जनरली मिश्रित खेती का होता है कि वहाँ पे अलग अलग तरह के पौधे एक साथ उग रहे होते हैं। तो वो भी एक कारण है कि हम 12 तरह के अनाज का प्रयोग करते हैं। और कई बार इन अनाजों को मिला करके दाल बना ली जाती है, कई बार इनको मिला करके आटा बना लिया जाता है जिससे कि हम रोटियां बनाते हैं। तो 12 नाजा के साथ जो और खाना हम खाते हैं, अ, थोड़ा सा हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो अम, हाँ, पीछे से कोयल की भी आवाज़ आ रही है सीमा जी। बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी देहरादून में बारिश हुई है, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है, इसलिए कोयल भी कूक रही है और साथ में खाने की भी बातें हो रही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि पहाड़ के लोग जो हैं वो बेसिकली इट इज़ अ पैस्टोरलिस्ट कल्चर। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो भेड़ बकरी चराने वाली संस्कृति है और उसके साथ एग्रीकल्चर भी जुड़ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एग्रो पैस्टोरलिज्म, कि कृषि तो हम लोग करते ही हैं, खेत में जो खाना उगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भेड़ बकरी पालन, गाय को पालना, ये भी हमारा दिनचर्या का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जिस समाज में भेड़ बकरी होगी, उस समाज में नॉन वेजिटेरियन खाना तो ज़रूर होगा ही होगा। तो पहाड़ में नॉन वेजिटेरियन खाने का भी बहुत रिवाज है और तरह तरह के नॉन वेज खाने बनाए जाते हैं। अ, अ, और एक मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नॉन वेजिटेरियन ये कोई जातिगत खाना पहाड़ में नहीं होता, कि बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं वो भी नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। वो भी क्योंकि हमारे मंदिरों में, कई मंदिरों में अभी भी ये रिवाज है, अभी भी ये परंपरा है कि बलि दी जाती है। अ, हमें ये समझना चाहिए कि ये एक पैस्टोरलिस्ट कल्चर है, तो यहाँ पे जो जानवर भेड़ बकरी थे, ये सबसे प्रिय चीज़ें थीं, ये सबसे एक वेल्थ का साइन था कि जो जितना अमीर है उसके पास उतनी ज़्यादा भेड़ और बकरी है, तो वो अपनी सबसे प्रिय चीज़ अपने देवताओं को भी अर्पण करते हैं। इसीलिए नॉन वेजिटेरियन फूड को बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत नरिशिंग माना जाता है और अ, बलि करने के बाद तो खासकर उसे प्रसाद की तरह भी कई मंदिरों में खाया जाता है। तो अगर नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करें तो एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश होती है उत्तराखंड में जिसको बोलते हैं भुटवा। तो भुटवा बेसिकली जो पहाड़ी बकरे की, एक और मज़ेदार बात आपको ये बताऊं कि अगर आप किसी पहाड़ी व्यक्ति से बात करें और उसको बोलें कि चलो मीट खाते हैं, तो वो एज्यूम यही करता है कि ये बकरे का ही मीट होगा। लेकिन अगर हम कहें कि बकरी का मीट है, तो उसको जैसे वॉमिटिंग की फीलिंग आने लग जाती है। तो मीट का मतलब यही है कि मेल गोट्स या मेल शीप्स को खाया जाए। और भुटवा जो होता है वो जनरली बनता है जो इंटेस्टाइन, बकरे के इंटेस्टाइन और लीवर को मैरिनेट करके बनाया जाता है।
बहुत ही स्वादिष्ट डिश होती है, बहुत ही नरिशिंग फूड होता है। और अब तो बहुत कम बनता है, लेकिन इसके साथ ही एक और डिश होती थी जिसको बोलते थे भुन्नी। तो भुटवा और भुन्नी, मतलब जब भी कोई पार्टी हो, जब भी कोई एक मज़े का मौका हो, तो या तो भुटवा बनेगा या भुन्नी बनेगी। भुन्नी बनती थी कि जो बकरे की इंटेस्टाइन्स होती हैं, उसको उसी के ब्लड में बॉईल किया जाता है काफ़ी लंबे समय तक, और उसके बाद उसको मसाला वगैरह तेल डाल के पकाया जाता है। तो ये भुटवा और भुन्नी पहाड़ की बहुत ही ख़ास नॉन वेजिटेरियन डिशेज़ हैं। वैसे मछली खाने का भी बहुत रिवाज है पहाड़ में, कि मछली को पकड़ा जाता है। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है यहाँ पे, जौनपुर क्षेत्र है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं राजमोंड। तो राजमोंड में ऐसा हुआ कि जो नदी है उसमें एक दिन राजा ने मछली पकड़ने पर टैक्स माफ़ कर दिया। तो पूरे के पूरे गांव इकट्ठा होकर उस दिन नदी में एक खास तरह का पाउडर डालते हैं जिसको बोलते हैं टिमरू का पाउडर। आजकल बहुत लोग पॉइज़न भी डालने लगे हैं, पेस्टिसाइड भी डालने लगे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो टिमरू पाउडर डालने से मछली जो है वो एक तरह से मदमस्त हो जाती है, वो अपने में खो जाती है, और बड़े आराम से आप बहती हुई नदी से हाथ से ही मछली को पकड़ सकते हैं। और ये काफ़ी मज़ेदार फ़िशिंग फेस्टिवल होता है, जिसको राजमोंड कहा जाता है। तो मीट तो हमने बना लिया, और उसके साथ साथ हमने मछली भी बना ली। हमारी नदियों में रोहू और गोल्डन महासीर, ये नदियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं। तो फ्रेशली कॉट फिश, और उसको फ्राई करके बनाया जाए तो उसका स्वाद अलग ही होता है। लेकिन अब इसको खाएंगे किसके साथ? तो मछली को खाया जाता है जनरली एक ख़ास तरह का चावल होता है पहाड़ में, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, जिसको बोलते हैं लाल चावल। तो नॉर्मली हम प्लेन्स में जो चावल खाते हैं वो सफ़ेद चावल होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सफ़ेद चावल इसलिए सफ़ेद हो जाता है क्योंकि इसकी फैक्ट्रीज़ में इसकी पॉलिशिंग की जाती है, इसको बहुत चमकाया जाता है। इसके ऊपर जितना प्रोटीन कंटेंट होता है लाल लाल रंग का, उसको घिस घिस के निकाला जाता है। लेकिन पहाड़ में जो ट्रेडिशनली जो चावल उगता है वो लाल ही होता है, और इसमें कोई भी पॉलिशिंग की ज़रूरत नहीं होती। और जो इसके ऊपर जो लाल परत होती है वो बिल्कुल प्योर प्रोटीन होती है। और बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो जब भी आप पहाड़ में जाएं, और अगर आप नॉन वेज खाते हैं, तो आप ज़रूर भुटवा और लाल चावल, या फिर फ्राइड फ़िश, जो कि आप गोल्डन महासीर मांग सकते हैं या रोहू मांग सकते हैं, उसके साथ लाल चावल ज़रूर खाइएगा। वैसे यहाँ की जो ग्रेन्स हैं, जैसे हरसिल या चक्राता के राजमा, कई तरह के कई रंगों के राजमा होते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट अ, ये खाना होता है। तो राजमा को भी हम लोग बहुत दूर दूर जाते हैं राजमा ढूंढने के लिए। जब चक्राता जाते हैं या हरसिल जाते हैं, तो ज़रूर वहाँ से कोई ना कोई रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी ज़रूर बोलता है कि अरे जा रहे हो तो भाई वो ज़रूर लेके आना हमारे लिए चक्राता के राजमा या हरसिल के राजमा। और इसी के साथ साथ झंगोरा एक और स्टेपल फूड होता है। तो झंगोरे की खीर भी बनती है, वो मैं बाद में उस पर जाऊँगा कि जो मीठा खाना जो है। हमारे साथ डॉक्टर पंकज बचास हैं, और अगर आप में से कोई सवाल हो आपके, तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं। अब मुझे शायद कमेंट्स कम दिखाई दे रहे हैं, लगता है कि बहुत सारे लोग बोर हो रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ उससे। विक्रम दाई भी हैं हमारे साथ, नेपाल से वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। वेलकम टू यू विक्रम दाई। हमारे देहरादून उत्तराखंड में भी बहुत सारे नेपाली लोग भी बसते हैं, तो मैं थोड़ा नेपाली खाने के बारे में भी बात करूँगा थोड़ी देर में। आप हमारे साथ बने रहिएगा।
तो हम थे झंगोरा पे, और झंगोरा की बात कर रहे थे कि झंगोरा जो एक और स्टेपल फूड है, कि अगर हम अ, चावल ना खाना चाहें तो झंगोरे को भी हम पका के खा सकते हैं। और झंगोरे के साथ साथ एक मैंने पहले भी बोला कि एक काली सोयाबीन होती है जिसको बोलते हैं कि भाट। तो भाट को भी यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। और चौलाई, अगर आप कभी पहाड़ में जाएं और चौलाई के खेत आपको दिखाई दें तो आप कहेंगे कि पता नहीं मैं कौन सी जन्नत में आ गया, क्योंकि ये लाल रंग की चौलाई होती है। तो उत्तराखंड में जो चौलाई मिलती है वो लाल रंग की होती है। जब वो थोड़ी सी कच्ची होती है तो पीली होती है, लेकिन जब तैयार हो जाती है तो बिल्कुल ब्लड रेड होती है। और पूरा का पूरा पहाड़ अगर उसमें खेत लगे हों लाल चौलाई के, तो वो लाल दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर दृश्य वो होता है। और हमारे यहाँ दालों की भी बहुत वैरायटीज़ हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सीमा मैम, झंगोरा बहुत हेल्दी होता है। बहुत थोड़ा डाइजेस्ट करना ज़रूर मुश्किल होता है जिन लोगों को शहरी दालों की आदत होती है या शहरी ग्रेन्स की आदत होती है, वो नहीं कर पाते हैं डाइजेस्ट। लेकिन अगर आप खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी नरिशिंग, वेरी हेल्दी। बहुत तरह की दालें हैं जैसे गहत, कुलथ, जो कि शहरों में नहीं मिलती, प्लेन्स में नहीं मिलती। जैसा कि सीमा जी को भी बता रहा था कि ये सब थोड़ी थोड़ी डाइजेस्ट करने में थोड़ी टफ होती हैं आपके पेट के लिए, लेकिन बहुत ही नरिशिंग होती है। और अगर आपको इसका टेस्ट लग जाए आपकी ज़ुबान पर तो फिर आपको जो हम उड़द की दाल और चने की दाल, पॉलिश्ड दालें जो हम सुपरमार्केट से ख़रीद के खाते हैं, वो हम कभी भी नहीं खाएंगे। इसके साथ साथ एक बहुत ही नरिशिंग फूड यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं गुच्छी, जो कि एक ख़ास तरह का मशरूम होता है। बहुत ही नरिशिंग होता है। और आजकल गुच्छी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि सब कुछ बड़े बड़े नेता लोगों को के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो कुछ ख़ास तरह का मशरूम खाते हैं। तो गुच्छी अपने आप में एक बहुत ही डिलिशियस फूड है और बहुत ही नरिशिंग फूड है। बहुत रेयर फूड है, बहुत महंगा भी मिलता है। तो लेकिन गुच्छी भी आपको मिले तो आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। और जब मानसून आता है, वैसे तो पहाड़ में किसी भी वक्त बारिश हो जाती है। बहुत सारे लोग पहाड़ में बोलते हैं कि मुंबई के फैशन और पहाड़ की बारिश का कोई पता नहीं कब हो जाए। तो पहाड़ में बारिश कभी भी हो जाती है, लेकिन जब मानसून का सीज़न आता है तो एक बहुत ही ख़ास तरह का यहाँ पे साग मिलता है जिसको बोलते हैं लिंगड़ा। ये एक तरह का एस्पैरागस है, एक तरह का फर्न है, जो कि जो मॉइस्ट जगह होती है जहाँ पे पानी बह रहा होता है, कोई स्ट्रीम होती है, वहाँ पे लिंगड़ा मिल जाता है आपको। और इसका साग बनाया जाता है जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही नरिशिंग भी होता है। और एक अलग तरह का इसमें कसैलापन होता है जो कि नॉर्मल साग में आपको नहीं मिल पाएगा। इसके साथ साथ पंकज जी, आपने बोला तो मैं बता रहा हूँ कि अ, एक ख़ास तरह का साग होता है जो बनता है अ, कंडाली से। कंडाली को अंग्रेज़ी में बोलते हैं स्टिंगिंग नेटल, यानी कि हम उसको हिंदी में बोलते हैं बिच्छू घास। कि अगर आप चल रहे हों और गलती से आपकी स्किन पे बिच्छू घास टच हो जाए तो फिर आपको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत इरिटेशन होती है, बहुत खुजली होती है। इसलिए पहाड़ में इसको बाल सुधारक औषधि भी बोलते हैं। कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं तो उनकी मम्मी पापा उनको उठा के कंडाली के पास ले जाते हैं, और कई बार उनकी स्किन में कंडाली लगा भी देते हैं। तो कंडाली उत्तराखंड में दोनों ही क्षेत्रों में, कुमाऊं में और गढ़वाल में बहुत ही इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। इसका फाइबर बनता है जिससे कपड़े भी बनाए जाते हैं, लेकिन खाने में भी इसका प्रयोग होता है। तो कुमाऊं में तो इसको बोलते हैं सिसौन, और गढ़वाल में इसको बोलते हैं कंडाली। आप गढ़वाल चले जाएं या कुमाऊं चले जाएं तो दोनों जगह पे इसका साग बनाया जाता है। एक सूपी फीलिंग होती है इसके साग की, काफ़ी पानी पानी होता है। जैसे जो कश्मीर की कुजीन को जानते हैं,
वहाँ पे जिस तरह के साग बनाए जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी पहाड़ में कंडाली और या सिसोन, जिसको स्टिंगिंग नेटल बोलते हैं, इसका साग बनाया जाता है। कुमाऊँ में एक बहुत ही पॉपुलर फूड है जिसको बोलते हैं खीरे की बड़ी। तो जो पहाड़ का खीरा होता है वो काफ़ी मोटा होता है और काफ़ी बड़ा होता है। जैसे हमारे शहर में खीरे मिलते हैं वो थोड़े पतले पतले और छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कुमाऊनी खीरे में बड़े बड़े बीज होते हैं, उसका गूदा भी काफ़ी होता है और अपने आप में खीरा भी काफ़ी बड़ा होता है। और उसके अंदर का गूदा निकाल के उसको सुखा के उसकी वड़ी बनाई जाती है, उसमें ख़ास तरह के मसाले डाले जाते हैं। और अ, हमें ये याद रखना चाहिए कि पहाड़ की जो क्विजीन्स हैं वो बहुत हद तक स्टोरेज के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, कि हमें खाना स्टोर भी करना होता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम जब मन करेगा तो सब्ज़ी मंडी से ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मानसून सीज़न है वो भी काफ़ी टफ होता है। उसमें काफ़ी बारिश आती है और उसके बाद जो सर्दी आती है तो बहुत सारी जगहें तो स्नो बाउंड हो जाती हैं। कुछ आप उगा नहीं सकते और आपको जो अपना स्टोर्ड फूड है, जो आपने कुठार में अपने जो स्टोर हाउस में रखा है, उसी से काम चलाना पड़ता है। इसलिए इससे बड़ी जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं। बहुत जगह पे मीट को भी इस तरह से मसाले से ट्रीट करके आप देखेंगे कि अगर स्टोर हाउस है तो उसकी छत पे टांग दिया जाता है और पूरी सर्दी हम उसको थोड़ा थोड़ा निकाल के खा सकते हैं। तो वो भी एक बहुत स्पेशल टेक्निक्स हैं पहाड़ की। एक चीज़ मैं पहाड़ी खाने के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि पहाड़ के लोगों को टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ पे टमाटर का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता खाने में और लोगों को टमाटर अच्छे भी नहीं लगते। वो अभी भी उसको एक फल की तरह ही मानते हैं, वो उसको सब्ज़ी का दर्जा नहीं देते। अ, तो टमाटर की उम्मीद मत लगाइएगा जब आप पहाड़ में आएँ। अ, दूसरी एक बहुत ख़ास डिश बनती है जिसको खाने के साथ खाया जाता है, जिसको बोलते हैं थेचवानी। तो जो थेचवानी होती है वो मूली से बनती है और मूली को भी कूटा जाता है। उसको पहाड़ में मूली को कभी भी काट के नहीं खाते, जैसे सैलेड वगैरह की तरह भी हम उसको नहीं खाते। मूली को हमेशा कूट कूट के उसमें मसाला डाल के थिचवानी बनाई जाती है और ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सैलेड होता है जो कि हम खाने के साथ खा सकते हैं। अगर पहाड़ के खाने के मसालों की बात करें हम, तो यहाँ पे मसाले जो होते हैं वो जो पहाड़ी खाने के मसाले में जैसे एक बहुत ही इंग्रेडिएंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं भांग जीरा। अब बहुत सारे लोगों को ये उनके दिमाग में ये बात होती है कि ये तो भांग है, ये कैनबिस है। तो भांग जीरा कैनबिस नहीं होता। ये एक तरह का बीफ स्टीक प्लांट बोलते हैं इसको। और ये थोड़ा गर्म होता है, लेकिन ये भांग बिल्कुल नहीं होता, ना इससे कोई नशा आता है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसमें से तेल भी निकाला जाता है जिससे बच्चों की मालिश की जाती है। उत्तराखंड में जैसे मैंने कहा कि मिश्रित खेती होती है, मिली जुली खेती होती है, तो यहाँ बहुत अलग अलग तरह के स्पाइसेस भी मिलते हैं। लेकिन जो ख़ास स्पाइस हैं, जो उत्तराखंड के अपने स्पाइस हैं, जो कि और कहीं नहीं मिलते, उनमें भांग जीरा बहुत ख़ास है और जाखिया बहुत ख़ास है, त्रिफला बहुत ख़ास है। ये सभी जो स्पाइसेस हैं ये गरम स्पाइसेस होते हैं, क्योंकि हमें ठंड में रहना है, हमें बर्फ़ में भी चलना है, बर्फ़ में भी काम करना है। तो इसलिए इन स्पाइसेस का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। एक और बहुत ही अच्छी हाँ शालिनी जी, आप कह रही हैं भांगजीरा चटनी इज़ कंसिडर्ड यम, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इट इज़ रियली डिलिशियस एंड इट हैज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट टेस्ट, इट्स अ वेरी डिफरेंट टेस्ट।
जो कि आपको और कहीं के खाने में नहीं मिलेगा। अ, लेकिन बहुत सारे लोग डर जाते हैं उसको खाने से पहले, क्योंकि उसका नाम ऐसा है। वो सोचते हैं कि कहीं हमें भांग ना खिला दें, तो वो भांग नहीं होती। इसी तरह से एक और इंग्रेडिएंट होता है जिसको बोलते हैं चुल्लू का तेल, जो कि खुमानी का जो बीज होता है उसमें से जो तेल निकाला जाता है। कई बार विंटर्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है खाने को बनाने के लिए। आ, तो चुल्लू के तेल बहुत गर्म होता है। अगर आपको कोई इंजरी भी हो, उसको आप स्किन पे लगा लें तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है उसको ठीक करने के लिए। और हम उसको एज अ कुकिंग मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में। तो बहुत अलग अलग तरह की स्पाइसेस यहाँ पे, जैसे इलायची, तेज पत्ता और ये सब मिल जाते हैं। अम, और इसके साथ साथ जो कुकिंग मीडियम है, किस मीडियम में अगर हम बनाते हैं उसकी बात की जाए तो वो जनरली हम लोग मस्टर्ड, सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि फ्रेशली निकाला गया हो। तो जितना ज़्यादा फ्रेश होगा सरसों का तेल, उसका उतना ही पंजेंट, उतना ही शार्प उसका फ्लेवर होगा, और वो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। समीर आप्टे जी पूछ रहे हैं, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट वॉक्स यू आर कंडक्टिंग अराउंड उत्तराखंड। हाँ, मैं उस पर आऊँगा। अभी थोड़ा खाने की बात ही करते रहते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने अनाजों की बात करी, जो 12 तरह के अनाज हैं उनकी बात करी। फिर उसके बाद हमने नॉन वेजिटेरियन फूड की थोड़ी बात करी, स्टेपल्स की बात करी कि भाई लाल चावल होता है यहाँ, या फिर उसके साथ झंगोरा होता है, या भाट होता है, और दालों की बात करी। तो अब हम थोड़ा सा बेवरेजेस की भी बात करते हैं कि भाई खाने का तो हुआ, लेकिन पीने की कौन कौन सी चीज़ें यहाँ हैं। तो सबसे पॉपुलर जो पीने की चीज़ पहाड़ में होती है उसको बोलते हैं पल्लड़, जो कि दही से बनाया जाता है, और वो भी खट्टे दही से बनाया जाता है। तो जनरली प्लेन्स में जो दही है वो हम लोग ढूंढते हैं कि कोई मीठा दही मिल जाए जो कि खट्टा ना हो, लेकिन पहाड़ में खट्टा दही ढूंढा जाता है। अगर खट्टा दही नहीं होता है तो उसको खट्टा किया जाता है, और उसके बाद उसमें हींग, मेथी, मिर्च, ये सब मिलाकर एक तरह का, जैसे बोलते हैं, छौंक लगाया जाता है। और उस छौंक लगाने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं पल्लड़। तो आप अगर किसी पहाड़ी शादी में जाएं या किसी पहाड़ी पार्टी में जाएं तो सबसे पहले आपको कोका कोला नहीं, आपको, या कॉकटेल नहीं, आपको सबसे पहले पल्लड़ ही पिलाया जाएगा। और थोड़ी सी इसमें एक तरह की शार्पनेस होती है पल्लड़ में, पंजेंट होता है ये, थोड़ा सा, थोड़ा नाक में भी चढ़ता है। जब आप पीते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई आप पॉइजन गैस इनहेल कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही उम्दा इसका टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और अगर मिट्टी के कुल्हड़ में पिए तो इसको अलग ही इसका स्वाद आता है। दूसरी एक और पीने की चीज़ है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रही है उत्तराखंड में, जिसको बोलते हैं भूरांश। तो भूरांश एक ख़ास तरह का फूल है जिसको हम रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं, और ये 7,500 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर ही उगता है। और सीमा जी बोल रही हैं, इन वन ऑफ द वॉक्स वी हैड भांगजीरा चटनी विद आलू पराठास प्रिपेयर्ड बाय द लेडीज ऑफ द विलेज। दे ऑल्सो गिफ्टेड अस सम पैकेट्स ऑफ द सेम। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब हम पहाड़ पे जाते हैं, कई कम्युनिटीज़ के साथ जाते हैं, तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने कांसे के बर्तनों में ही सर्व करें, और जो आपके ट्रेडिशनल मसाले हैं, ट्रेडिशनल फ्लेवर्स हैं, वो हमें खाने में एक्सपीरियंस करने हैं। तो जहाँ तक संभव होता है वो हमारी बात को मानते हैं, और वाकई उसका अलग ही मज़ा है। क्योंकि जो ये जो फ्लेवर्स हैं वो अब आज देखिए, खाने में क्या होता है कि खाने में मैं आपको बताऊं कि बहुत ही ज़रूरी होता है कि किस भाव से खाना बनाया जाए। तो जहाँ से आप पौधे को रोपते हैं, पौधे को लगाते हैं खेत में, वहाँ से ही ये कहानी शुरू हो जाती है कि जिसने प्लांट किया उस चीज़ को, उसने किस भाव से प्लांट किया।
या फिर जिसने प्लक किया, जिसने तोड़ा, उसने किस भाव से तोड़ा, और फिर किचन में आने के बाद उसको किसने कैसे धोया, कैसे काटा, किस भाव से काटा। अगर आप थोड़े गुस्से में काटेंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट अलग आएगा, और अगर बहुत प्यार से, जैसे जब माँ काटती है तो उसका टेस्ट अलग ही होता है, या माँ जब खाना पकाती है, क्योंकि उसमें एक भाव होता है, और ये भाव बहुत ज़रूरी है। आ, और मुझे लगता है कि पहाड़ में अभी भी जो कमर्शियल एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा नहीं है, इस वजह से वहाँ पे ये भाव वाला टेस्ट भी अलग से आता है वहाँ के खाने में। तो बुरांश की बात मैं कर रहा था, एक रोडोडेंड्रॉन फ्लावर होता है जो कि जनरली लाल रंग का होता है, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, जैसे हम अभी गौमुख गए थे कुछ समय पहले, तो वहाँ हमने रास्ते में सफ़ेद रंग के बुरांश भी देखे और पिंक कलर के बुरांश भी देखे। तो बुरांश का भी बहुत टेस्टी जूस बनता है, और इसके फूलों को बच्चे तोड़ लेते हैं पेड़ों पे चढ़कर। कई बार जो बुरांस के जंगल होते हैं पूरे के पूरे लाल हो जाते हैं, पिंक हो जाते हैं इन फूलों से, और बच्चे इनको तोड़ तोड़ के घर ले आते हैं। बहुत सारे फूलों से घर सजाए जाते हैं। एक उत्सव भी होता है जिसको बोलते हैं फुलियात। तो मतलब वो फूलों का ही उत्सव होता है कि जब अब बुरांस जंगल में उगाया और हम उसको तोड़ के लाएं और अपना घर उससे सजाएं, अपना मंदिर उससे सजाएं, और फिर उसको सुखा लिया जाता है और उसकी जूस भी बनाई जाती है। और भुरांस की चटनी भी बड़ी टेस्टी होती है, और ये भी पहाड़ में आप ढूंढ सकते हैं। मानसून के टाइम स्नैक्स, हाँ, तो स्नैक्स की भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा कि पहाड़ के स्नैक्स भी बहुत यूनिक हैं। ऑफ कोर्स अब हम लेज़, चिप्स और इन सब के आगे उन स्नैक्स को भूलते जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत स्नैक है, बहुत ही टेस्टी स्नैक है पहाड़ का, जिसको बोलते हैं पतीड़, जो कि प्लेन्स में भी बनता है। यानी कि अरबी के पत्तों में बेसन लगा के मॉनसून के टाइम जब अरबी के पत्ते निकल आते हैं तो उसके डिफरेंट लेयर्स में बेसन लगा के और मसाले लगा के, और इसको ज़्यादातर स्टीम करके बनाया जाता है पतीड़ को। तो वो प्लेन्स में इसके अलग अलग नाम है, लेकिन पहाड़ में इसको पतीड़ बोला जाता है, और ये बहुत ही अच्छा डिश होता है। निशा जी पूछ रही हैं कि वाई इज़ मंडुआ कॉस्टलियर देन वीट। मंडुआ इज़ कॉस्टलियर देन वीट बिकॉज इट इज़ नॉट कमर्शियली ग्रोन। इसकी कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं है, बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस में इसको नहीं उगाया जाता, मशीन्स से इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। तो जब हम कमर्शियल स्केल पे किसी क्रॉप को उगाते हैं तो वो थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है और आम आदमी के लिए हो जाती है। लेकिन पहाड़ में वाकई खेती करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है। आपका जो फर्टिलाइज़र है वो भी गाय का गोबर है या बकरी या शीप का गोबर है, और या फिर बायो मैन्योर है जो पत्ते वगैरह से हम बनाते हैं। और जो फसलों की बहुत ही देखभाल करनी पड़ती है। आप तो खुद देहरादून में रहती हैं, आपने देखा होगा कैसे ओले पड़ जाते हैं एकदम से, अचानक से कैसे बारिश हो जाती है। तो पहाड़ का जीवन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ का खाना बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही नरिशिंग है, और हमें उतनी एनर्जी देता है कि हम पहाड़ पे रह सकें। तो पतीड़ है, जी हाँ नीतू जी, उड़द के दाल के पकौड़े भी हैं, और जिसको बड़े बोलते हैं यहाँ पर। एक और बड़ा अच्छा स्नैक यहाँ पे मिलता है जगह जगह चाय की दुकान पे, जिसको बोलते हैं मटर। और अल्मोड़ा में तो मुझे याद है एक दुकान है, सोनी मटर की दुकान है, तो उनके मटर बहुत ही फेमस हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा स्नैक है जो कि जगह जगह पे मिलता है। लेकिन पहाड़ का जो स्टैंडर्ड स्नैक रहा जब से मैंने पहाड़ में घूमना शुरू किया, वो समोसा और जलेबी है। कि अगर आप किसी भी चाय की दुकान पे चले जाएं और थोड़ी सी ठंड हो रही हो, थोड़ी सी बारिश हो रही हो, तो अगर चाय मिल जाए और साथ में गरम गरम समोसा मिल जाए। यहाँ का समोसा बहुत ज़्यादा जो आलू होता है उसमें बहुत ज़्यादा मसाले वसाले नहीं होते,
लेकिन बहुत ही बढ़िया समोसा होता है। अब समोसे और जलेबी का जगह चाउमीन और मोमो ने ले लिए, जिससे मुझे सख्त एतराज़ है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि इस ऑडियंस में बहुत सारे मोमो और चाउमीन के फैंस भी बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो समोसा जलेबी की जो बात थी, या उड़द के दाल के बड़े की बात थी, अ, और घरों में तो अभी भी अस्के या गुलगुले उस तरह का मीठा स्नैक मिल जाता है, जो बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता, लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। और ख़ासकर बरसात वाले दिनों में, ठंड वाले दिनों में गरम चाय के साथ अस्के खाना या गुलगुले खाना एक अलग ही फीलिंग होती है, या फिर उड़द के दाल के बड़े खाना। तो ये तो एक ओवरव्यू था, ये मैंने एक आपको पूरा खाने के बारे में बता दिया जो मेन कोर्स होते हैं। लेकिन अगर आप मिठाई की बात करेंगे, अगर मिठाई के बारे में सोचेंगे, तो फिर तो जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है उत्तराखंड में मिठाई की, वो अल्मोड़ा ही है। तो अल्मोड़ा की जो मिठाइयाँ हैं वो ख़ास पहाड़ की मिठाइयाँ हैं। और जो ये मिठाई है, इसमें एक फैक्टर ये ज़रूर देखा जाता था कि स्टोरेज की, रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत ना पड़े। आजकल तो मिठाई खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि कंज्यूम विद इन सो मच टाइम, और कीप इन फ्रिज, कीप रेफ्रिजरेटेड। लेकिन जो पहाड़ की जो मिठाई होती है वो, क्योंकि आप जिस दुकान से ख़रीदते हैं और वहाँ से बस में लेके जाते हैं अपने गांव के पास वाले जो टाउन है वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ से हो सकता है आपको 15-20 किलोमीटर पैदल जाना पड़े अपने गांव तक, अपनी छानी तक। तो इसलिए जो जो भी मिठाई होती है वो बहुत लंबे समय तक चलनी चाहिए, तभी उसका मज़ा है। लेकिन जो उत्तराखंड की ऑफिशियल मिठाई है उसको तो बाल मिठाई ही बोलते हैं, जैसा कि आपने लिखा है। आ, ये एक तरह का ब्राउन चॉकलेट फज होता है, और इसको कह देते हैं चॉकलेट, लेकिन चॉकलेट होता नहीं है। ये दूध को ही काढ़ काढ़ के, दूध को ही बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको पकाया जाता है। तो उसको पकाने से वो ब्राउन हो जाता है और एक तरह से इलास्टिक हो जाता है। आ, और उसके ऊपर हम लगाते हैं सफ़ेद सफ़ेद शुगर बॉल्स। तो ये शुगर बॉल्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये, बच्चे तो खासकर बोलते हैं कि ये होम्योपैथी की गोली होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पॉपी सीड्स होते हैं, और पॉपी सीड्स को शुगर से कोट किया जाता है, और इसको दाल मिठाई के ऊपर लगाया जाता है। बहुत ही उम्दा मिठाई होती है, आप इसको महीने भर तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती। और ये उत्तराखंड की ऑफिशियल स्वीट है। अम, बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही अलग इसका टेक्सचर होता है और बहुत ही अलग इसका फ्लेवर होता है। इसी के साथ साथ एक सिंगोरी, जैसे सीमा जी ने बोला, तो सिंगोरी भी बहुत ही अलग तरह की मिठाई है, खोए से बनती है। और खोया और कोकोनट और शुगर, इसको मिक्स करके बनाई जाती है। और वैसे तो ये गढ़वाल की मिठाई थी, ये टिहरी और इन क्षेत्रों में बनती थी, लेकिन अब इसको अल्मोड़ा ने पेटेंट कर लिया, और अल्मोड़ा में ही सबसे अच्छी सिंगोरी उत्तराखंड की मिलती है। तो लेकिन सिंगोरी का जो मेन जो फीचर है, जो कि और किसी मिठाई में देखने को नहीं मिलता, वो ये है कि सिंगोरी को मालू का पत्ता, मालू एक तरह का क्रीपर है, एक तरह की बेल है जो पहाड़ों के जंगलों में मिलती है, और इसको मालू के पत्तों में कोन्स बनाए जाते हैं। और मालू के पत्ते का एक अलग ही फ्लेवर होता है, जो इस मिठाई में भी आता है जब हम उस मिठाई को खाते हैं। तो आपको वो पत्ता निकालना होता है और उसके बीच में से जो मिठाई होती है उसको खाना होता है। सिंगोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग मिठाई है, और आप कभी अल्मोड़ा जाएं तो आप ज़रूर उसको ट्राई करिए। ऐसे ही तो अल्मोड़ा में बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पुरानी
स्टोर्स हैं, बहुत ही पुरानी दुकानें हैं। हाँ अरिजीत जी, बिल्कुल मैंने जैसे बोला कि मालू के पत्ते में इसको रैप किया जाता है और कोन्स बनाए जाते हैं। तो बहुत पुराने एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, बहुत ही हिस्टोरिक एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जैसे मोहन सिंह खीम सिंह रौतेला करके एक दुकान है बस अड्डे के पास। और जब भी आप वहाँ सुबह जाएं तो वहाँ आपको मिठाई की खुशबू ज़रूर आती है और आप रिजिस्ट नहीं कर पाते हैं। आपको वहाँ से बाल मिठाई या दाल की बर्फ़ी लेनी ही पड़ती है, क्योंकि गरम गरम और सॉफ्ट आपको मिलती है और दोपहर होते होते उनका स्टॉक ख़त्म हो जाता है। तो बाल मिठाई के जो आविष्कारक हैं वो थोड़ा बाज़ार में अंदर आपको जाना पड़ेगा और उनको ढूंढना पड़ेगा। उनकी दुकान का नाम है जोगालाल शाह। तो जोगालाल शाह की दुकान में बाल मिठाई की इन्वेंशन हुई। और जोगालाल जी की एक और बहुत बढ़िया मिठाई है जिसको बोलते हैं मेथी के लड्डू। तो मेथी के लड्डू आपको थोड़ा अटपटा लगेगा सुनकर, लेकिन ये ख़ास सर्दियों में बनाए जाते हैं। मेथी के साग को लिया जाता है और उससे लड्डू बनाए जाते हैं। थोड़े से ऑड टेस्टिंग होते हैं, मतलब सिर्फ मीठे मीठे नहीं होते, थोड़ा सा इसका पंजेंट टेस्ट भी होता है, थोड़ा शार्प टेस्ट भी होता है। लेकिन अगर आप दिन में एक लड्डू खा लें तो फिर आपको पूरा दिन ठंड नहीं लगेगी, ये गारंटी है। तो बहुत ही अलग तरह की ये मिठाई है, लेकिन सिर्फ पहाड़ में मिलती हैं। और बाकी सब मिठाइयाँ तो हम जगह जगह खा लेते हैं, लेकिन मेथी के लड्डू हो गए या दाल की बर्फ़ी हो गई, बाल मिठाई हो गई, सिंगोरी हो गई, ये पहाड़ में जगह और शहरों में भी मिल जाती हैं, लेकिन ख़ास तौर से अल्मोड़ा में ये एक स्पेशलिटी है। तो अगर आपको डिज़र्ट्स का शौक़ है, अगर आपको स्वीट टूथ है, तो फिर आपको अल्मोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल, बंगाली स्वीट्स एट क्लॉक टावर आल्सो सेल सिंगोरी। हाँ बिल्कुल, वो देहरादून में भी मिलती है और वो बनाते हैं, बहुत ही अच्छी बाल मिठाई भी बनाते हैं और सिंगोरी भी बनाते हैं, क्योंकि वो वैसे हैं गढ़वाली, लेकिन उन्होंने दुकान का नाम बंगाली ज़रूर रखा है। सो यस सीमा जी, डायबिटिक्स कैन हैव मेथी लड्डू डेफिनेटली, क्योंकि वो बहुत मीठा नहीं होता, थोड़ा मीठा ज़रूर होता है। लेकिन पहाड़ में वैसे ही डायबिटिक्स ठीक हो जाते हैं, क्योंकि चलना इतना पड़ता है ऊपर नीचे। तो द बॉडी स्टार्ट्स डिमांडिंग शुगर, इट स्टॉप्स रिजेक्टिंग शुगर। तो वैसे भी पहाड़ में रहना डायबिटिक्स के लिए अच्छा ही है। तो अब आते हैं देहरादून की तरफ और देहरादून के आसपास। देहरादून उत्तराखंड की प्रोविजनल कैपिटल है और जैसा कि इसका नाम है, इसका नाम है डेरा। तो डेरा का मतलब यही होता है कि एक कैंप, और ये डेरा गुरु राम राय ने बसाया था। तो यहाँ पे डेरे से हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के लोग हिस्टोरिकली यहाँ पे लोग आए और उन्होंने अपने डेरे यहाँ पे लगाए। और अलग अलग डेरों के लगने की वजह से यहाँ का जो फूड है वो भी बहुत, उसमें एक बहुत रिच वैरायटी भी आ गई और बहुत सारे फूड्स फ्यूजन में भी आ गए। जैसे अरिजीत जी ने लिखा कि उन्होंने बन टिक्की की बात करी, तो एक बन यहाँ की बेकरी का एक पार्ट है और टिक्की चाट का एक पार्ट है, और लेकिन दोनों मिलकर के एक बहुत ही अलग फ्लेवर उसका बन जाता है। तो जिनको मैं कहता हूँ फ्यूजन फूड्स देहरादून में हैं, क्योंकि देहरादून में जब गुरु राम राय आए तो उनके जो डेरे के आसपास बहुत सारा एक बाज़ार जम गया, जिसको हम बोलते हैं पलटन बाज़ार। और पलटन बाज़ार में चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत ट्रेडर्स हैं, और ट्रेडर्स का एक अलग ही खाना होता है, जैसे पूरी, आलू, कद्दू, चना। तो उस तरह का खाना बाज़ार के अंदर मिलता है आज भी देहरादून में, और एक अलग ही उसका भी फ्लेवर है, एक अलग ही उसकी जो टेस्ट है।
जो जैसे चेतन पूरी वाले के यहाँ मिलता है। उसके साथ साथ हिस्टोरिकली फिर ऐसा कुछ हुआ कि उत्तराखंड में अ, गोरखा राज हुआ। नेपाल से जो गोरखा कम्युनिटी थी, अ, वो लोग आके यहाँ पे बस गए और उन्होंने यहाँ पे लगभग 10 साल तक राज किया। तो अगर हम गढ़ी कैंट में जाएं या लैंसडाउन में जाएं या और जो गोरखा स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो रहे, जैसे अल्मोड़ा में भी कई जगह पे ये गोरखाली खाना मिल जाता है। नेपलीज फ्लेवर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे चेल रोटी। चेल रोटी, सेल रोटी बहुत ही एक खूबसूरत खाना है, बहुत ही बढ़िया खाना है। टोंगबू यहाँ मिल जाता है, या फर्मेंटेड मीट मिलता है, जिस जो कि थोड़ा डिफरेंट है, जो कि थोड़ा अलग है, जैसे कि गढ़वाल या कुमाऊँ में पकाया जाता है, उससे थोड़ी सी एक डिफरेंट तरीका है इसको बनाने का। तो ये सेल रोटी वगैरह जो नेपाल के जायके हैं, वो भी उत्तराखंड में मिल जाते हैं, खासकर देहरादून में तो मिल ही जाते हैं कुछ एरियाज़ में। फिर जब गोरखा राज धीरे धीरे ख़त्म हुआ तो साथ में ब्रिटिश यहाँ पे आ गए। और जब ब्रिटिश लोग यहाँ आए तो उन्होंने जब इस क्षेत्र को देखा, वैसे वो उनका मन नहीं था कि वो पहाड़ों में भी राज करें, क्योंकि यहाँ उनको लगता नहीं था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूली हो सकती है या बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने इस क्षेत्र को देखा, उन्होंने नैनीताल को देखा, देहरादून को देखा, मसूरी को देखा, तो उन्हें स्कॉटलैंड की याद आने लगी। और उन्होंने कहा कि अब ये एरिया तो हम वापस नहीं करेंगे टिहरी राजा को, और वो यहाँ बस गए। और विद द पैसेज ऑफ टाइम नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, मसूरी, देहरादून, ये अपने आप में एक हिल स्टेशंस की तरह डेवलप हुए। तो ब्रिटिश जब यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ कैंटोनमेंट्स इस्टेब्लिश किए, जैसे कि रानीखेत आज भी एक कैंटोनमेंट टाउन है। देहरादून अपने आप में एक यहाँ एक न्यू कैंट है बहुत बड़ा। और मसूरी में लैंडौर जो पूरा एरिया है वो भी एक कैंटोनमेंट है। तो इन कैंटोनमेंट्स में बेकिंग शुरू हुई, जिसको कैंटोनमेंट स्टाइल बेकिंग बोलते हैं। और सना ने अभी कहीं लिखा था कि यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, वो वाकई बिल्कुल बहुत अच्छी हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बैटर बनाते हैं बिस्किट्स बनाने के लिए या रस्क्स बनाने के लिए या केक्स बनाने के लिए, उसमें खमीर अपने आप उठ जाता है। कि आप रात को बैटर बना के रखिए, सुबह तक खमीर अपने आप उठा हुआ मिलता है, और आपको बहुत ज़्यादा यीस्ट या आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए यहाँ की जो बेकरी है वो बहुत ख़ास है। यहाँ के बंस, अरिजीत जी को याद आ रहे हैं, स्वीट बंस, बिल्कुल स्वीट बंस हैं, या फ्रूट ब्रेड है, या क्रीम रोल की बात करें, या रस्क्स की बात करें, तो बहुत ही एक अलग तरह का खाना यहाँ पे मिलता है, ख़ासकर बेकरी। क्योंकि हम देहरादून में हैं तो देहरादून के आसपास के जो शहर हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर हुआ या सहारनपुर हुआ या पुरकाजी हुआ, ये जो थोड़े प्लेन्स के इलाके हैं जो कि हमारी वैली से नीचे की तरफ हैं, वो अपने आप में वहाँ की चाट बहुत ही स्पेशल है। वहाँ की चाट बहुत ही लाइट और बहुत ही कम मसालेदार क्रीमी दही के साथ चाट मिलती मिलती है, तो उसका असर देहरादून में भी देखने को मिलता है। और यहाँ की चाट भी काफ़ी स्पेशल है। तो चाट और बेकरी का बहुत अच्छा फ्यूजन उत्तराखंड में हो गया है। खासकर देहरादून में अगर आप खाएं तो जैसे बन टिक्की, दोनों चीज़ें मिला कर के मिलती है, या बहुत सारे लोग बन छोला भी पसंद करते हैं। या यहाँ जितने स्कूल्स हैं, देहरादून में बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड लंच टाइम का स्नैक है वो बन समोसा है। और तो बन और समोसे को कंबाइन करके बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है। लैंडौर में जो पीनट बटर मिलता है,
जो अमेरिकन मिशनरीज़ ने फैक्ट्री सेटअप करी, वो अपने आप में एक अलग ही होता है। बाज़ार में आप पीनट बटर ख़रीदेंगे तो आपको बिल्कुल एक मिक्सचर जैसा मिलता है, लेकिन यहाँ का पीनट बटर बहुत क्रंची होता है। तो इसलिए कई लोग सिर्फ लैंडोर आते हैं क्रंची पीनट बटर ख़रीदने के लिए। और उसके साथ साथ जो जैम्स चटनीज़ जो कि बेरीज़ की होती हैं, वो भी मिलती हैं। और बहुत सारे यूनिक फ्लेवर्स चीज़ों के आए बेकरी के साथ, जैसे एक स्टिक जॉ टॉफ़ी होती है जिसको क्वालिटी टॉफ़ी भी बोलते हैं। क्योंकि क्वालिटी यहाँ का एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट था जो अनफॉर्चुनेटली अब बंद है, अब नहीं है, लेकिन टॉफ़ी वो अभी भी बनाते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट में क्वालिटी टॉफ़ी लेने के लिए ही जाते हैं। तो जो लोग देहरादून में पढ़े हैं, क्योंकि पूरे दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं स्कूल्स में, तो उनको वो टेस्ट क्वालिटी टॉफ़ी का कभी भूलता नहीं। फिर 1960s में जब टिबेटन्स यहाँ पे आए, तो फिर वो एक टिबेटन फूड का भी फ्लेवर देहरादून के फूड के साथ जुड़ गया। और उसमें उससे पहले पार्टीशन भी हुआ 1947 में, जब आज़ादी हुई उसके बाद पार्टीशन भी हुआ। और पार्टीशन के दौरान भी बहुत सारे फ्लेवर्स यहाँ आए। तो जैसे कि कतलम में छोले की बात करें तो कतलम में छोले अपने आप में देहरादून की एक खासियत है। और ये बलूचिस्तान का खाना है। जो पठान लोग इसको खाते हैं, तो बहुत सारे बन्नूवाल ट्रेडर्स, फ्रंटियर के ट्रेडर्स भी देहरादून में आके सेटल हुए। अगर यहाँ का आप मोती बाज़ार, मच्छी बाज़ार एरिया देखें तो वहाँ फ्रंटियर के बहुत लोग रहते हैं। और उनका टेस्ट था कि वो कतलम में वो फ्राइड ब्रेड जो कि मल्टी लेयर्ड होती है, उसको खाएं, और साथ में बॉइल्ड चना। अपने आप में एक बहुत ही अनुभव जी ने मुझे बताया था जब वो देहरादून आए थे कि इसको हम बोलते हैं पीपे वाले चने। ये टीन के कनस्तर में बनाए जाते हैं। और इसमें जो चना होता है वो सिर्फ बॉईल करके रखा जाता है, बाकी इसमें सूखा मसाला डालते रहते हैं और वो पकता रहता है और लोगों को सर्व करते रहते हैं। बहुत ही एक अलग तरीका है चने बनाने का। तो कतलम में छोले काफ़ी फेमस हैं उत्तराखंड के, देहरादून के। और उसके साथ साथ छोले भटूरे और इस तरह का फूड भी यहाँ पे जो लोग पार्टीशन के दौरान आए वो लेकर आए। और फिर टिबेटन फूड की बात की जाए तो टिबेटन्स आज काफ़ी, ये जो फूड है ये टिबेटन और देसी चाइनीज़ काफ़ी हावी हो रखा है उत्तराखंड में। तो आप रिमोट से रिमोट जगह पे भी चले जाएं, तो आपको वहाँ वो चाउमीन ज़रूर मिल जाएगी। हम अभी और चाउमीन को भी धीरे धीरे पुश कर रही है मैगी। तो मैगी उसको धक्का दे दे के चाउमीन को भी बाहर निकाल रही है। अभी पिछले साल हम लोग गौमुख गए थे, तो गौमुख में एक बीच में एक जगह आती है जिसको बोलते हैं चीड़बासा। जस्ट शॉर्ट ऑफ चीड़बासा एक छोटा सा ढाबा था। ढाबा भी क्या कहें, वो मतलब लोगों के आराम करने की एक जगह थी कि थोड़े पेड़ों के नीचे उन्होंने एक तिरपाल लगा रखी थी। और उस तिरपाल के नीचे लोग थोड़ा आराम कर ले रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी मैगी और चाउमीन मिल रहे थे। तो साथ ही मोमोज़ हैं, जो मोमोज़ भी देहरादून की खासियत है। यहाँ पे पोर्क मोमोज़, चिकन मोमोज़, ये सब तो मिलते ही हैं, लेकिन आजकल अजीब अजीब तरह के मोमोज़ भी मिलते हैं। जैसे मेयोनीज़ के साथ मोमोज़ खाए जाते हैं, जो कि मैंने पहले कभी नहीं सुना था। या तंदूरी मोमोज़ भी मिलते हैं, पनीर मोमोज़ भी मिल जाते हैं। तो उस तरह के मोमोज़ हैं। मतलब वो अगेन जो ट्रेडिशनल फूड है तिब्बत का, उसको बिल्कुल इंडियनाइज कर दिया गया है, देसी बना दिया गया है। और सीमा जी कह रही हैं कि मैगी पॉइंट्स, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे मैगी पॉइंट्स देहरादून में हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैगी को भी एज आउट
मैगी एज आउट कर रही है चाउमीन को, क्योंकि चाउमीन बनाना थोड़ा मुश्किल है, मैगी बनाना बहुत आसान है। लेकिन मैगी पॉइंट्स अपना एक रोल प्ले करते हैं कि वो एक अच्छा सा व्यू देते हैं आपको। साथ में आप गरम गरम चाय पी सकते हैं और बैठ के कुछ गरम मैगी का मज़ा ले सकते हैं। अब मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी समय ले लिया है और मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है उत्तराखंड के खाने का। तो आप, यू आर मोस्ट वेलकम, आप उत्तराखंड आइए और यहाँ का फूड कल्चर भी एक्सप्लोर करिए। यहाँ की कुजीन बहुत अलग है। बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पर, जैसे कैफ़े स्टेप्स है ऋषिकेश में, या बीटल्स कैफ़े है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में अपना ही एक लक्ष्मण झूला पे एक अपना कैफ़े कल्चर है, जो कि धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इतने इंटरनेशनल विजिटर्स आते हैं। या फिर आप मसूरी देहरादून में इंडियनाइज टिबेटन फूड खाइए, या फिर हमारी जो ट्रेडिशनल कुजीन्स हैं उनका मज़ा लीजिए गांव-गांव में जाके। तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, जैसे आप, मैंने बताया कि हम लोग हेरिटेज वॉक्स करते हैं और फूड हमारी हेरिटेज का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम अक्सर विलेज कम्युनिटीज़ के पास जाते हैं, गांव में जाते हैं, उनसे उनके साथ बैठ के ट्रेडिशनल फूड खाते हैं और पकाने में भी मदद करते हैं और साथ साथ कुछ सीखते भी हैं। तो जितना कुछ मैंने आपको बताया, ये मैंने ऐसे ही किचन्स में बैठ बैठ के सीखा है, लोगों से बातचीत करते करते। एंड प्लीज़ डू जॉइन अस। हमारे साथ बहुत सारे फूड एक्सपर्ट्स हैं इस समय जो जुड़े हुए हैं, जैसे अरिजीत अपने आप में बहुत उम्दा शेफ़ हैं। शालिनी जी भी, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको, शालिनी रौतेला जी को, जैसे उनके कमेंट्स आ रहे हैं। और निशा जी के तो खाने की बात ही अलग है। ऐसे सना हमारी फूड इन्फ्लुएंसर हैं, और फूड के बारे में काफ़ी लिखती हैं, काफ़ी रिसर्च करती हैं। सरगम मेहरा तो ऑफ कोर्स शी इज़ आवर सीनियर वॉक लीडर, सो शी लीड्स अ लॉट ऑफ वॉक्स। और वरुण वरुण भी बहुत बड़े फूडी हैं और कॉफ़ी बनाते हैं बहुत अच्छी, और वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं पोर ओवर कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी का भी एक कल्चर उत्तराखंड में इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि अ, जो हैंड पोर्ड कॉफ़ी जो है वो एक अलग ही फ्लेवर देती है, अलग ही मज़ा देती है। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड ओवरव्यू, दिस इज़ अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द फूड्स। बहुत अलग अलग तरह के फूड यहाँ पे मिलते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर ईमेल कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में टाइप कर रहा हूँ। और अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो भी आप मुझे ईमेल करिए। और खुदा हाफिज़। So long till we meet again. Thank you very much for being with us, and thanks a lot for having the patience and listening to me. और जल्दी मिलेंगे, जल्दी लॉकडाउन ओवर होगा और फिर चलेंगे अपनी वॉक पे। थैंक यू वेरी मच।